वेलकम टू प्रीति मैम क्लासेस। दिस इज प्रीति मैम हियर। लास्ट वीडियो में हमने लिबरल्स की जो रिवॉल्यूशन थी उसके बारे में पढ़ लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है, हमने 18 पेज कंप्लीट कर लिया, पेज 18 तक चैप्टर 1 का। आज हमें जो करना है 19 पेज से जो आता है तुम्हारा मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। अब देखिए इसमें दो टॉपिक एक साथ हैं, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, यानी कि इसको किस नाम से ज्यादा फेमस है, ये किस चीज से जाना जाता है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अधिकतर बोर्ड में पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में आते हैं, ये इन पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, इन्हीं के अंदर से कोई 1 मार्क्स क्वेश्चन बनाए जाते हैं कई बार। तो हम इन दोनों टॉपिक्स को अलग अलग करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब देखिए बेटा पेज 18 पर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हमने लास्ट क्या पढ़ा था कि लिबरल्स का रिवॉल्यूशन चल रहा था और उन्होंने जो वहां का किंग था फ्रेडरिक, जो वहां का किंग था जर्मनी, जो प्रूशिया का किंग था, उसको बोला उन्होंने कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क आप बन जाओ और हम नेशनल असेंबली बना रहे हैं। पर उस राजा ने क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क नहीं बनेंगे। और क्या किया था उसने, जाके दूसरे मोनार्क्स के साथ मिल गया था। अब देखिए वहीं से ये आगे चलता है, नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, देश प्रेम की जो फीलिंग थी, वो अब बढ़ती चली जा रही थी, बहुत ज्यादा लोगों में फैल रही थी। हर कोई चाहता था कि अब देश एक नेशन बन जाए। और जो कंजर्वेटिव्स थे, अब कंजर्वेटिव्स को ये समझ आ गया था कि अगर हमें पार्टी में रहना है, अगर हमें पावर में रहना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक नेशन बनाने के लिए ये जो लिबरल्स आवाज उठा रहे हैं, जो आम जनता आवाज उठा रही है, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। अब जर्मन क्या था, जर्मन एक 39 स्टेट्स का कन्फेडरेशन था, बहुत बड़ा, छोटे छोटे 39 स्टेट्स का बटा हुआ एक राज्य था। और उसमें जो सबसे ज्यादा पावरफुल था वो था प्रूशियन किंग, है ना। प्रूशियन किंग सबसे ज्यादा पावरफुल था और उसने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया। उस प्रूशियन किंग का एक चीफ मिनिस्टर था ऑटो वॉन बिस्मार्क। ऑटो वॉन बिस्मार्क जिसे आर्किटेक्ट ऑफ द जर्मनी भी कहा जाता है। आप देखिए जो ऑटो वॉन बिस्मार्क था, उसी ने उसको आर्किटेक्ट क्यों कहा गया, क्योंकि वही इस प्रोसेस को आगे लेके गया, जर्मनी को यूनिफाई करने के प्रोसेस को। अपनी बुक में देखिए, प्रूशियन टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। और प्रूशिया क्योंकि खुद एक सबसे बड़ा लीडर था जर्मन जो कन्फेडरेशन था उसके अंदर, तो उसने सबसे पहले इनिशिएटिव उठाया जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए। और उसका जो चीफ मिनिस्टर था जिसको आर्किटेक्ट कहा गया है, उसने हेल्प की जर्मन को यूनिफाई करने में। किसकी सहायता के साथ, उसने हेल्प ली प्रूशियन आर्मी की और ब्यूरोक्रेट्स की, जो बड़े बड़े कंजर्वेटिव्स थे, अमीर लोग थे, ऑफिसर्स थे, उन सब की हेल्प ली जर्मन को यूनिफाई करने में। अब देखिए इसमें 1864 से 1871 तक 3 वॉर्स हुई, है ना। 3 वॉर लगातार प्रूशिया की, दूसरे जो वहां के कन्फेडरेशन के छोटे छोटे राजा थे, उन लोगों के साथ 3 लड़ाइयां 7 साल तक चली, जिसमें जीता कौन, प्रूशिया जीता। और वो 3 राज्य कौन से थे, 3 राज्य थे तुम्हारे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। इनके साथ में 7 साल लंबी लड़ाई चली। इसके बाद जनवरी 1871 के अंदर जो प्रूशियन किंग था विलियम फर्स्ट, उसको प्रोक्लेम कर दिया गया जर्मन एम्परर। अब क्या हुआ, प्रूशिया ने पूरे जर्मन के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिया, पूरा उसको अपने डोमिनेंस में ले लिया। और उसके बाद उसने उन सबको एक कंट्री बनाया, एक यूनिफाइड कंट्री बनाया, जिसको कि जर्मनी नाम दिया गया। और उसके बाद जो वहां का राजा था, जो प्रूशिया का राजा था, उसको पूरे उन 39 स्टेट्स के कन्फेडरेशन का राजा घोषित कर दिया गया, जिसका नाम केसर विलियम फर्स्ट था। अब केसर विलियम फर्स्ट का एक बहुत बड़ा प्रोसेशन हुआ, जब उसको जैसे हमारे यहाँ पे कहते हैं ना ताजपोशी हुई, तो ताजपोशी होने के लिए उसको बहुत बड़ा प्रोसेशन हुआ एक मिरर हाउस के अंदर, जिसको के जो कहां पर था, वर्सेल्स के अंदर था, एक अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर। तुमने देखा होगा यूरोप का, अगर हम कभी कोई मूवी देखते हैं या कोई प्रोग्राम देखते हैं तो उसमें क्या दिखाते हैं कि आग जल रही होती है रूम के अंदर, है ना, फायर स्पेस एक होता है। पर ये मिरर का था जो पूरी तरह से ठंडा था और उसको अनहीट रखा गया था, उसको गर्म भी नहीं किया गया। और वहां पर राजा को घोषित कर दिया गया कि यहाँ पर इसको पूरे जर्मन स्टेट्स का राजा केसर विलियम फर्स्ट को बना दिया गया। अब देखिए जो नेशन बिल्डिंग था, वो प्रूशिया में जो भी रूल्स रेगुलेशन चल रहे थे उस समय पर,
है ना। प्रूशिया ने जो भी करेंसी चल रहा था, जो बैंकिंग सिस्टम था उनका, जो भी जुडिशियल सिस्टम था, उसको उसने अपने राजा बनते ही पूरे जो स्टेट्स थे जिनको उसने जीत लिया था, जहां पर प्रूशिया का राज्य हो गया और जो पूरा एक जर्मनी बन गया, उनके ऊपर लागू कर दिया उसने। और इसमें कई बार क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा जाता है, हाउ डिड प्रूशियन आउटस्ट्राइव इन जर्मनी। आउटस्ट्राइव इन जर्मनी, लास्ट पेज 19 पर देखिए, लास्ट पैरा के अंदर हाउ डिड, यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट कर लो आप, हाउ डिड प्रूशियन आउटस्ट्राइव इन जर्मनी, किस तरीके से प्रूशियन ने पूरे के ऊपर कब्जा किया और उसने कैसे उसको लोगों के बीच, लोगों तक पहुंचाया। तो आंसर इसका इन्हीं ऊपर के 4 लाइनों में होता है, दे मॉडर्नाइज द करेंसी। प्रूशियन किंग ने मॉडर्नाइज कर दिया करेंसी को, पूरी जर्मनी के अंदर जो प्रूशिया में चलती थी वही करेंसी चलने लगी। बैंकिंग सिस्टम को किया, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम जो प्रूशिया के थे वही पूरे उसने अपने राज्य में, जो उसने यूनिफाई कर लिया, उन सबके ऊपर चला दिया गया था। और जो प्रूशिया के अंदर तौर तरीके थे, मेजर्स थे, प्रैक्टिसेस थे, उन सभी को रेस्ट ऑफ द जर्मनी के ऊपर भी लागू कर दिया गया कि अब ये जो पूरा है किसके द्वारा किया जाएगा, जर्मन, जो अब जर्मन किंग कौन हो गया, केसर विलियम फर्स्ट हो गया, जो कि पहले सिर्फ प्रूशिया का राजा था। अब देखिए इस पेज के अंदर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हो जाते हैं। पहला आपसे पूछा जा सकता है, हु वॉज प्रोक्लेम द एम्परर ऑफ यूनिफाइड जर्मनी। तो हु वॉज प्रोक्लेम, किसको प्रोक्लेम किया गया यूनिफाइड जर्मनी के एम्परर के तौर पर, कौन था, केसर विलियम फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस पेज पर आता है, हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफाइड जर्मनी। आर्किटेक्ट किसे कहा गया है यूनिफाइड जर्मनी का, किसको कहा गया, ऑटो वॉन बिस्मार्क को आर्किटेक्ट कहा गया है जर्मनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, जो आपका ज्यादा मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, आपका 4 मार्क्स 5 मार्क्स में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसके अंदर आता है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो इसके अंदर आप ये पूरा प्रोसेस करेंगे कि चीफ मिनिस्टर था ऑटो वन बिस्मार्क और प्रूशिया का चीफ मिनिस्टर था, उसने प्रूशियन आर्मी के साथ मिलके पूरा जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था उसके ऊपर विजय स्थापित करी और उसके बाद प्रूशियन किंग को घोषित कर दिया, वहां का राजा प्रोक्लेम कर दिया। अब देखिए इसमें कई बार कहीं आप हेल्प बुक्स की लेते हैं पढ़ने के लिए मदद, तो उसके अंदर ये जो 3 वॉर हुई हैं, जो 3 वॉर्स हुई हैं, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ में, उन्हें एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है कि ऑस्ट्रिया में कैसी वार, किसके साथ कैसे लड़े, क्या हुआ, वहां का राजा कौन था, या डेनमार्क का कौन था, या फ्रांस का कौन था। तो देखिए जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है वो क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाएगा। अगर एनसीईआरटी के अंदर आपके ऑस्ट्रियन किंग का नाम नहीं दिया है, अगर आपके इस पैरा के अंदर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिया इन वॉर से रिलेटेड, कौन से साल में हुआ, क्या हुआ, तो वो आपको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कभी भी नहीं पूछा जाता। बोर्ड में एनसीईआरटी से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, जो आपका इसमें लिखा हुआ है वही आएगा। तो यूनिफिकेशन बहुत ईजी है, बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, पर अगर इसको एज अ स्टोरी आप पढ़ें तो बहुत ईजी है। एक बार पढ़कर देखिएगा, फिर वीडियो देखिएगा, पहले अपने बुक से रीड करो, फिर दोबारा वीडियो देखना, तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा। ईयर भी याद रहेगा तुम्हें कि जनवरी था और 1871 जब उसको प्रोक्लेम कर दिया गया एम्परर। तो बेटा ये यूनिफिकेशन प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा जर्मनी का। आप पढ़िएगा और रेगुलर रहने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर अपलोड कर रही हूँ। हम जो पूरा सिलेबस है बोर्ड से आने से पहले ही कंप्लीट कर लेंगे और आपको इसका बेनिफिट होगा। आई होप कि आपको बेनिफिट होना चाहिए, अगर आप रेगुलर रहते हैं तो जरूर बेनिफिट होगा। ओके।